जोहार झारखंड। मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्टूडेंट गृडाची में स्वागत करता हूं। और आज के इस विशेष से सत्र में हम बात करेंगे जेपीसी मेंस 11th में मेंस के जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का उत्तर आप कैसे लिखें। यानी जिन लोगों ने उत्तर लिखा है वे अपने उत्तर को इस वीडियो के माध्यम से चेक कर सकते हैं कि उन्होंने किस संदर्भ में उत्तर लिखा है और कैसे रियल में लिखा जाना चाहिए। और जो विद्यार्थी जेपीएससी के भविष्य की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं वे विद्यार्थी इसे सीख सकते हैं कि वास्तव में जो मेंस के प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों का उत्तर आप कैसे लिखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हिस्ट्री सेक्शन के अंतर्गत जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न बहुत सिंपल है। आप देखिए, प्रश्न पूछा गया है डिस्क्राइब द फैक्टर्स फॉर द ओरिजिन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु सभ्यता के उत्पत्ति के कारक बताएं। देखिए, जेपीएससी के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका नेचर क्या होता है कि प्रश्न का जो नेचर होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। और कई बार सिंपल प्रश्न को देख करके विद्यार्थी समझते हैं कि इसको किसी भी तरह से पॉइंट वाइज करके हम उसको लिख डालें। लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि प्रश्न चाहे सिंपल प्रकृति का हो या कठिन प्रकृति का हो, जब आप प्रश्न को बहुत बेहतर लिखेंगे तो आपको बेहतर मार्क्स मिलेगा। और प्रश्नों को बेहतर लिखने के लिए इतिहास सेक्शन के अंतर्गत प्रश्न को अगर बेहतर लिखने का प्रयास करते हैं तो आप किस प्रकार से लिखेंगे एक बेहतर एक स्टैंडर्ड आंसर। तो इस प्रश्न के माध्यम से हम सीखने का प्रयास करेंगे कि एक स्टैंडर्ड आंसर किस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ हमें सिंधु सभ्यता के ओरिजिन के जो फैक्टर्स है उन फैक्टर्स के बारे में हमें बात करना है। यानी कौन कौन से कारण जो है सिंधु सभ्यता के उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हैं, उन कारणों पर हमें विशेष बल देते हुए अपने प्रश्न को लिखना है। प्रश्न बहुत सिंपल प्रकृति का है लेकिन इसमें भी आप बहुत बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? देखिए, किसी भी प्रश्न का जब भी आप उत्तर लिखने जाते हैं, उसके आंसर को लिखने जाते हैं, तो सबसे पहला जो आपका वर्क होता है कि एक बहुत ही बैलेंस इंट्रोडक्शन आप लिखें, राइट। क्योंकि बिना बैलेंस इंट्रोडक्शन के आप एग्जामिनर को बहुत बेहतर तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं। और इसलिए सबसे पहला जो आपका वर्क है कि किस प्रकार से इस प्रश्न के आंसर को जब आप लिखने जाते हैं तो उसके इंट्रोडक्शन को आप तैयार करें। इंट्रोडक्शन में ध्यान ये रखना है कि प्रश्न अगर सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति के कारण से संबंधित है तो हम इंट्रोडक्शन में क्या करें, है ना। इंट्रोडक्शन में फर्स्ट काम क्या करना है कि आपको अपनी बातों को इन दोनों चीज़ों को एक साथ जोड़ करके और प्रस्तुत करना है। जैसे सबसे पहले अगर सिंधु सभ्यता है तो सिंधु सभ्यता को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। बहुत सिंपल अगर बात करें तो आप अपनी इंट्रोडक्शन को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सिंधु सभ्यता एक आदि ऐतिहासिक भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है जिसकी उत्पत्ति के कारकों की विवेचना के संदर्भ में इतिहासकारों में मतभेद है, विवाद है या मतैक्य का अभाव है। यानी कि सिंधु सभ्यता एक आदि ऐतिहासिक है, ताम्रकांसयुगीन सभ्यता है और भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है। लेकिन इसके कारण क्या हैं, कौन कौन से कारक, कौन कौन से फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस फैक्टर्स की जो व्याख्या होती है, कारकों की जो व्याख्या की जाती है इतिहास के अंतर्गत, तो सिंधु सभ्यता के कारक के संदर्भ में मूल रूप से आप देखोगे कि इसके कारक के संदर्भ में दो तरह के यहाँ पर विचार प्रचलित हैं। एक विचार जो है जिसका प्रतिपादन जो है साम्राज्यवादी इतिहासकार करते हैं,
ये साम्राज्यवादी जो इतिहासकार हैं, ये सिंधु सभ्यता के कारक के संदर्भ में जिन बातों पर बल देते हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये कहते हैं कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया के सुमेरिया सभ्यता से प्रभावित है। यहाँ ध्यान में रखना है कि इस लाइन को आपको कोट करना है, मेसोपोटामिया के सुमेरिया सभ्यता से प्रभावित है। यानी सुमेरिया सभ्यता के प्रभाव के फलस्वरूप भारत में सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति हुई। राइट? तो एक तो आपको इस बात पर बल देना है, यानी प्रभावित है, यानी यहाँ पर संदर्भ है कि इसके कारण को की खोज जो है विदेशी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, उस विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत के संदर्भ में आप इसके कारण को खोज सकते हैं। यानी पहला जो इसके कारण के संदर्भ में जो विचार है, जो दृष्टिकोण है, वह दृष्टिकोण कहता है कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति अकस्मात हुई थी और यह उत्पत्ति इस कारण से हुई क्योंकि सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया की सुमेरिया सभ्यता से प्रभावित थी, उससे अनुप्रेरित थी। तो एक तो इसके संदर्भ में हमें चर्चा करनी होगी। दूसरा हम देखते हैं कि दूसरी कारक के अंतर्गत जहाँ पर स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत जो है, ये स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति के कारण के संदर्भ में जो बात करता है, वहाँ क्रमिक सांस्कृतिक विकास के प्रतिफल के रूप में दिखाता है। क्रमिक सांस्कृतिक विकास का प्रतिफल है, सांस्कृतिक विकास का प्रतिफल है। यानी एक तरफ आप देखेंगे कि कुछ लोगों का यह मानना है कि भारत में जो सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति हुई वो मेसोपोटामिया के सुमेरिया सभ्यता से प्रभावित है। यानी सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति में विदेशी जो फैक्टर है, फॉरेन फैक्टर जो है, वह फॉरेन फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे कि स्वदेशी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत कहता है कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति क्रमिक सांस्कृतिक विकास का प्रतिफल है। यानी कारक को आपको दो तरह से देखना है, एक तो अकस्मात उत्पत्ति और दूसरा क्रमिक उत्पत्ति। तो यहाँ पर जब आप इसकी चर्चा करेंगे, विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत या इस लॉजिक को आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा अकस्मात उत्पत्ति के अप्रोच को यहाँ पर एक तरह से हाईलाइट करेंगे और फिर इसके अंतर्गत जो मूल बात है कि साम्राज्यवादी इतिहासकार खास करके यहाँ पर D.H. गॉर्डन, राइट, और मॉर्टिमर व्हीलर जो है, ये जो बात कहते हैं उनके बातों को आपको स्पष्ट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको अगर बेहतर मार्क्स प्राप्त करना है तो बेहतर मार्क्स प्राप्त करने के लिए हमें अपनी बातों को बड़ा ही सिस्टमेटिक तरीके से रखनी होती है। फर्स्ट थिंग यहाँ पर जानिए कि जब ये कह रहे हैं कि मेसोपोटामिया के सुमेरिया सभ्यता से प्रेरित है या प्रभावित है, तो रियल में क्या हुआ इसको एक्सप्लेन करना होगा। और एक्सप्लेन करने के दौरान हमें इस बात को दिखाना है कि ये जो इतिहासकार हैं, जो साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं, ये इस बात पर बल देते हैं कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति सुमेरिया सभ्यता के द्वारा इस क्षेत्र के औपनिवेशीकरण, सुमेरिया सभ्यता द्वारा इस क्षेत्र के औपनिवेशीकरण का प्रतिफल है। यहाँ ध्यान रखना है कि औपनिवेशीकरण का प्रतिफल के रूप में ये लोग दिखाते हैं कि इस सभ्यता की एकाएक उत्पत्ति होती है और अपनी बातों को एक तरह से अपनी बातों के संदर्भ में प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए
तो प्रमाण के रूप में ये लोग क्या यहाँ पर आपको बताते हैं कि क्या आधार है इनके बातों को कहने का। तो इन्होंने कहा कि इसका प्रमाण क्या है कि सुमेरिया सभ्यता एक तो सिंधु सभ्यता से पूर्ववर्ती है। सुमेरिया सभ्यता सिंधु सभ्यता से पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती का मतलब पहले का है, सिंधु सभ्यता से पूर्ववर्ती है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा ये पॉइंट कहते हैं कि सुमेरिया सभ्यता और सिंधु सभ्यता में कई चीज़ों में समानता है, यानी इनके बीच जो है सिमिलरिटी है। और चूँकि सुमेरिया में नगरीय सभ्यता का विकास सिंधु सभ्यता से पहले हो गया था, और चूँकि सुमेरिया के लोगों ने ही सिंधु क्षेत्र का औपनिवेशीकरण किया, तो जिस तरह के सभ्यता का विकास सुमेरिया में हुआ उसी तरह के सभ्यता का विकास सिंधु क्षेत्रों में लोगों ने किया, जिसके कारण सुमेरिया की जो सभ्यता है और सिंधु सभ्यता है, दोनों में कई समानताएं हैं। और इन समानताओं के आधार पर हम ये बात कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति जो है सुमेरिया सभ्यता से प्रभावित थी, और प्रभावित होने के कारण सिंधु सभ्यता अचानक इसकी उत्पत्ति होती है, एकाएक इसकी उत्पत्ति होती है। इसकी उत्पत्ति में इन क्षेत्रों के लोगों का मौलिक योगदान नहीं है, इस पर ये बल देते हैं। तो किन किन समानताओं की ये चर्चा करते हैं, फिर आपको उन समानताओं को लिखना है। जैसे ये कहते हैं कि जो सिंधु सभ्यता है और सुमेरिया सभ्यता है, ये दोनों सभ्यता क्या है कि नगरीय सभ्यता है। एक तो दोनों में अर्बनाइजेशन है, दोनों सभ्यताओं में जो घरों का निर्माण है या सार्वजनिक भवनों का निर्माण है उसमें ईंट का प्रयोग किया गया है। दोनों सभ्यताओं में मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, दोनों सभ्यताओं में मन के मिलते हैं, दोनों सभ्यताओं में मोड़ों का प्रयोग किया गया है, दोनों सभ्यताओं में सड़कों का निर्माण किया गया है, दोनों सभ्यताओं में सार्वजनिक भवनों का निर्माण किया गया है, दोनों सभ्यताओं में लिपि का प्रचलन है। तो इस तरह के कई इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, यानी यह दोनों सभ्यता जो है ताम्र और कांस्य युगीन सभ्यता है, तो ये जो समानताएं हैं दोनों के बीच, ये समानताएं इस बात को प्रमाणित करती है कि सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में समानता है, और यह समानता जो है सुमेरिया सभ्यता के प्रभाव स्वरूप है। इसलिए सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति जो है एक तरह से विदेशी प्रभाव के कारण होता है, अचानक होता है, अकस्मात होता है। इसके संदर्भ में और भी ये लोग लॉजिक देते हैं कि जब सिंधु सभ्यता के जो पुरास्थल है उन पुरास्थलों का उत्खनन किया गया, तो आरंभ से ही उन पुरास्थलों पर नगरीकरण के साक्ष्य मिलते हैं। क्योंकि जनरली जब सभ्यता का विकास होता है, जब सभ्यता का क्रमिक विकास होगा, तो क्रमिक विकास होगा तो उसमें पहले सभ्यता ग्रामीण स्तर से शहरी स्तर के रूप में रूपांतरित होती है, जबकि इनका दावा है कि सिंधु सभ्यता ऑलरेडी आरंभ से ही नगरीय सभ्यता के रूप में विकसित दिखाई देती है। इसका मतलब है कि इस सभ्यता के विकास के लिए जो तकनीकी आधार था, वह तकनीकी आधार ऑलरेडी सुमेरिया में विकसित हो गया था, और उसी तकनीकी, उसी ज्ञान का उपयोग करके सिंधु क्षेत्र में नगरीय सभ्यता का विकास किया गया। और इसलिए इसकी उत्पत्ति में विदेशी प्रभाव से रिलेटेड जो कारक हैं, उन कारकों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक तो आप इस पे बल देंगे, लेकिन जो आधुनिक इतिहासकार हैं, उन आधुनिक इतिहासकारों ने सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में जो ये विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत या अकस्मात उत्पत्ति का सिद्धांत या मेसोपोटामिया के सुमेरिया सभ्यता से प्रभावित होने का जो सिद्धांत है, इसका खंडन करते हैं। और आधुनिक इतिहासकारों का कहना है कि चूंकि ये साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं, इसलिए इन साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति की प्रश्न की व्याख्या साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से किया है।
और चूंकि साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से कर रहे हैं, तो सिंधु सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सुमेरिया सभ्यता में समानता न होकर के मौलिक अंतर है, लेकिन मौलिक अंतर पर ये बल न दे करके ये केवल और केवल समानता पर बल देते हैं। और इसलिए आधुनिक इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया की सुमेरिया सभ्यता में मौलिक अंतर है। अब इसके बाद आपको अंतर पर फोकस करना है कि क्या क्या इसमें मौलिक अंतर है। जैसे इन्होंने कहा कि दोनों ताम्र कांस्ययुगीन सभ्यता है, ठीक है, दोनों ताम्र कांस्ययुगीन सभ्यता है, लेकिन सिंधु सभ्यता में जहाँ पर ताम्र और कांस्य के उपकरणों का, औजारों का ज़्यादा उपयोग किया गया है, निर्माण किया गया है, वहीं सुमेरिया में हथियारों का ज़्यादा निर्माण किया गया है। ये माइक्रो लेवल पर मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, इसको वहाँ पर लिखना है और तब जाकर के आप बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, दोनों नगरीय सभ्यता है, लेकिन सिंधु सभ्यता के नगरों का निर्माण जो है सुनियोजित प्रतिरूप पर किया गया है, प्लान्ड है, जबकि सुमेरिया के नगर अनप्लान्ड है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के नगर की जो प्लानिंग है वो ग्रिड पैटर्न पर है, जहाँ पर मुख्य सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है और नगर 4 चौकोर भागों में विभाजित हो जाता है। वहीं आप देखिएगा कि सुमेरिया में टेढ़े मेढ़े सड़कें मिलती हैं, और सड़कें चूँकि टेढ़े मेढ़े हैं तो अनप्लान्ड शहर है, वहाँ पर इस तरह की प्लानिंग नहीं देखने को मिलती है। इसके अलावा आप देखिए सिंधु सभ्यता जिस क्षेत्र में विकसित हो रहा, उन क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा हुआ करती थी और नदियों में बाढ़ भी आया करती थी। इसलिए सिंधु सभ्यता के जो स्थल हैं, जो पूरा स्थल हैं, उनकी एक्सकेवेशन से हमें ज्ञात होता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने जल निकास प्रणाली, जल निकास से संबंधित जो तकनीकी ज्ञान है उसका काफ़ी विकास कर लिया था, जबकि मेसोपोटामिया की सुमेरिया जो सभ्यता है उसमें जल निकास प्रणाली के विकास पर बल नहीं दिया गया है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि लिपि दोनों में पाई जाती है, इसलिए लिपि में समानता है, लेकिन आपको इस बात पर ध्यान देना है कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि है चित्रलिपि है, और इस कारण से आज तक हम उसको नहीं पढ़ सके हैं, लेकिन मेसोपोटामिया की सुमेरिया जो सभ्यता है उसकी लिपि को पढ़ा जा चुका है, इसलिए दोनों के लिपि में भी मौलिक अंतर है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता में सिंचाई के लिए सामान्यतः नहरों का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग किया गया है। सिंधु सभ्यता में मंदिर जैसे या कोई ऐसे सेक्रेड भवन का प्रमाण नहीं मिला है, मंदिर का अस्तित्व नहीं है, जबकि मेसोपोटामिया की सुमेरिया जो सभ्यता है उसमें जिगुरत का अवशेष मिलता है। तो कुल मिला के आप देखें तो सिंधु सभ्यता का जो उत्पत्ति है ये मेसोपोटामिया के द्वारा ही प्रभावित होना कहकर सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति की व्याख्या साम्राज्यवादी इतिहासकार बड़ा ही संकीर्ण दायरे में करते हैं, और इसलिए वर्तमान में इस दृष्टिकोण को पूरी तरह से खंडित कर दिया गया है, पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया है। तो एक तो आपको इन सारी बातों का डिस्कशन करना है, और इन सारी बातों का डिस्कशन करने के बाद जो है आपको फिर बात करना है कि जो स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत है या क्रमिक उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, ये किस तरह से सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति का जो प्रश्न है, इस प्रश्न की व्याख्या जो है सही परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करता है। इस सिद्धांत को अधिकांश आधुनिक इतिहासकारों ने समर्थन दिया है, जिसमें आप डीपी अग्रवाल का नाम जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके अलावा भी कई इतिहासकार हैं, फेयर सर्विस हैं, उर्मिला थापर भी मानती हैं। तो एक तो कि अधिकांश आधुनिक इतिहासकार जो है यह मानते हैं कि सिंधु सभ्यता की जो उत्पत्ति है स्वदेशी उत्पत्ति है, स्वदेशी प्रयास से इसकी उत्पत्ति हुई है, और क्रमिक सांस्कृतिक विकास के प्रतिफल के रूप में हुई है। ठीक है।
अब देखो, कारक को जब हम देखते हैं क्रमिक सांस्कृतिक विकास के प्रतिफल के रूप में, तो एक तरह से यहाँ पर बल है कि इस सभ्यता की उत्पत्ति भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक के विकास के प्रतिफल के रूप में हुआ। और स्वदेशी जो तकनीक है वो स्थानीय पर्यावरण पारिस्थितिकी के संदर्भ में विकसित किया गया है और क्रमिक रूप से उसमें विकास दिखाई देता है। क्रमिक रूप से विकास को अगर आप रेखांकित करने का प्रयास करें तो आप देखें कि 6000 से लेके 3500 BC का जो पीरियड है इसको हम प्राक हड़प्पा, है ना, प्री हड़प्पा काल के रूप में इसको हम देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि क्या हो रहा है, ठीक है। एक तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा कि 3500 से लेकर के 26 BC के संदर्भ में एक दूसरा स्टेज आप बना के रखिए कि यहाँ पर क्या हमें विकसित हो रहा है, और फिर तब हम यहाँ पर ये जो काल है इसको आप आरंभिक हड़प्पा या अर्ली हड़प्पा के नाम से आप जानते हैं। और तीसरा जो है यहाँ पर 2600 से जो है 1800 BC का जो पीरियड है जिसमें आपको परिपक्व हड़प्पा सभ्यता यहाँ पर दिखाई देता है। ये परिपक्व हड़प्पा सभ्यता यानी 3 चरणों में हमें दिखाना है कि किस प्रकार से क्रमिक रूप से भारत में या भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जिस तरह के सांस्कृतिक विकास हो रहा है, जिस तरह के तकनीकी विकास हो रहा है, उस सांस्कृतिक तकनीकी विकास ने सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके पहले नवपाषाण काल है। तो यहाँ पर देखिए कि क्या चीज़ें हो रही है और क्या क्या यहाँ पर विकास हो रहा है। तो इस चरण में अगर आप देखोगे, जिसको हम एक तरह से ताम्रपाषाणिक संस्कृति यहाँ पर है, और ताम्रपाषाणिक जो संस्कृति है इस संस्कृति के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण आयामों का डेवलपमेंट होता है, कौन कौन से महत्वपूर्ण एलिमेंट का डेवलपमेंट होता है जो सभ्यता के विकास के लिए आवश्यक है। तो जब ताम्रपाषाणिक युग का डेवलपमेंट उत्तर पश्चिम क्षेत्र में 6000 से 3500 BC के बीच होती है, तो जब ताम्र धातु का उपयोग हम एग्रीकल्चर में करना शुरू करते हैं तो इससे कृषि अधिशेष उत्पादन में वृद्धि होती, एक पहलू। दूसरा इम्पोर्टेंट पहलू क्या होता है कि ताम्र धातु कुछ ही क्षेत्रों में संकेंद्रित था, तो ताम्र धातु को प्राप्त करना, उसके माध्यम से हथियार औजारों का निर्माण करना और उसका फिर कृषि एवं शिल्प उद्योग में प्रयोग करना, इन तीनों गतिविधियों ने एक तरह से शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेड की शुरुआत होती है। यानी छोटे छोटे दूरी के ट्रेड आपस में यहाँ से शुरू होते हैं और उस ट्रेड के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का ट्रेड कर रहे हैं। हम ताम्र धातु के बने हुए हथियार औजारों का ट्रेड कर रहे हैं, हम बहुमूल्य पत्थरों से निर्मित जो वस्तुएं हैं उसका ट्रेड कर रहे हैं, हम लकड़ी से निर्मित वस्तुओं का ट्रेड कर रहे हैं और हम अनाज का ट्रेड कर रहे हैं। तो एक तो ट्रेड की जो शुरुआत हुई, इस ट्रेड की शुरुआत से जैसे आप देखोगे कि इस पीरियड के कुछ स्थल हैं, जैसे आपका मेहरगढ़ है, राइट, या किलीगुल मोहम्मद है। ये आपको थोड़ा सा इसके नाम को देना पड़ेगा क्योंकि जब तक आप साइट को नहीं देते हैं आपको बेहतर मार्क्स नहीं मिलता है। तो मेहरगढ़ और किलीगुल मोहम्मद में क्या होता है, राइट। तो जैसे ही ताम्रपाषाणिक चरण आता है मेहरगढ़ में या किलीगुल मोहम्मद में ताम्रपाषाणिक चरण आता है, एग्रीकल्चर अधिशेष में वृद्धि होती है, तो गांवों का आकार पहले से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। खपरेल, अब खपरे का उपयोग भी छत को बनाने में ये करने लगते हैं। और चूँकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड अभी नहीं हो रहा, अभी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेड हो रहा, तो अब गांव का विकास एक बाजार के रूप में भी हो रहा। आपको ध्यान में रखना है कि मेहरगढ़ बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तान के है जहाँ पर ताम्र धातु की उपलब्धता भी थी, और इस कारण से किलीगुल मोहम्मद और मेहरगढ़ जैसे बड़े
गाँवों का विकास होता है और ये बड़े गांव जो होते हैं एक तरह से ट्रेड सेंटर के रूप में डेवलप होते हैं, जहां से छोटे छोटे गांव चारों तरफ उसके साथ जुड़े होते हैं। तो हमारी सांस्कृतिक विकास की यात्रा, हमारी तकनीकी विकास की यात्रा, जो कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण कारक बना, वह जो है यहीं से शुरू होती है। फिर अगर देखें आप कि 3500 से 2600 BC के बीच, जिसको आरंभिक हड़प्पा काल का चरण कहते हैं, यहाँ पर क्या होता है, तो आप पहले यहाँ के कुछ स्थलों को आप देखिए कि यहाँ पर क्या होता है। एक पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थल है अमरी, राइट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति को हमें एकदम से स्पष्ट रूप से रेखांकित करती है। अमरी जो है, यहाँ से हमें अन्नागार का प्रमाण मिलता है, ग्रेनरी का प्रमाण मिलता है। तो आप इस बात को सोच सकते हैं कि अगर यहाँ से अन्नागार का प्रमाण मिल रहा है, तो अन्नागार का प्रमाण कैसे मिल रहा, क्यों मिल रहा? इसका सीधा अर्थ है कि यहाँ आते आते हमारे यहाँ कृषि के क्षेत्र में इतना अधिक अधिशेष की उत्पत्ति हुई कि अन्न भंडार गृह का निर्माण हम लोगों ने करना शुरू किया। और ये अन्न भंडार गृह का निर्माण क्यों? क्योंकि इसके पहले अधिकांश लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए थे, वे अपने भोजन की आपूर्ति के लिए खुद खेती करते थे। लेकिन अमरी का अन्नागार हमें इस बात को प्रमाणित करता है कि अब समाज में कोई ऐसा वर्ग डेवलप हो रहा है जो खुद खेती नहीं करता है, तो उसकी भोजन की व्यवस्था के लिए हम अन्न भंडार गृह का निर्माण करते हैं। और उस अन्न भंडार गृह के निर्माण से एक तरह से नगरीकरण की आरंभिक अभिव्यक्ति होती है। यानी कि हमें विदेशों से ये चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है, तकनीक लेने की ज़रूरत नहीं है, हम तो अन्न भंडार गृह निर्माण की तकनीक का विकास यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है यहाँ पर आपको कोट दीजी, राइट। ये भी सिंध प्रांत में है, आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। यहाँ से हमको एक तो दुर्गीकरण का साक्ष्य मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्गीकरण को नगरीकरण का आरंभिक चरण माना जाता है। और यहाँ पर कच्ची ईंटों का उपयोग करके दुर्ग का निर्माण किया जाता है। कच्ची ईंटों से घरों का निर्माण भी किया जाता है। अमरी में भी कच्ची ईंट का प्रयोग प्रारंभ हो गया है। दूसरा कि कोट दीजी में जो यहाँ मृदभांड है, ये मृदभांड एक तरह से सिंधु सभ्यता के जो मृदभांड है, पॉटरी की यहाँ बात मैं कर रहा हूँ, एकदम सेम है। क्योंकि सिंधु सभ्यता के जो सबसे पॉपुलर मृदभांड है, उस मृदभांड के अंतर्गत देखिएगा कि उसकी सतह जो है लाल है और उस पर ब्लैक रंग से पेंटिंग्स किए हुए हैं। ये जो कला है, ये जो तकनीक है, इसका विकास जो है कोटदीजी में इस चरण में दिखाई देता है, राइट। यानी कोटदीजी में इस चरण में ये मृदभांड ऐसे बनता है जिसके सतह लाल रंग के हैं, उस पर काले रंग के चित्र हैं। चित्रों के निर्माण में कोटदीजी में ही दिखाई देता है कि मत्स्य फलक का उपयोग किया जा रहा है, सांड का उपयोग किया जा रहा, ज्यामितीय आकृतियों का निर्माण किया जा रहा, और उसकी कॉन्टिन्यूटी जो है सिंधु सभ्यता तक दिखाई देती है। यानी कोटदीजी से जो हमें प्रमाण मिल रहा, यह प्रमाण भी हमें इस बात को बता रहा कि भारत में कुछ ऐसे तकनीकी विकास हो रहे हैं जिन तकनीकी विकास ने सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। तीसरा अगर आप देखें तो इस चरण में कालीबंगा भी है, और कालीबंगा से हमें क्या मिलता है, जूते हुए खेत का साक्ष्य। देखिए, नगरीकरण के लिए कृषि का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ से जूते हुए खेत का साक्ष्य यानी कृषि तकनीक का विकास जो है नगरीकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब तक कृषि के क्षेत्र में सरप्लस उत्पादन नहीं होगा, तब तक नगरीय समाज का विकास नहीं हो सकता है। और ये जो कालीबंगा में जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, इस खेत के एनालिसिस के आधार पर इतिहासकारों ने कहा है
कि इस समय तक आते आते हमने एक ऐसी तकनीक का विकास कर लिया कि एक खेत में एक मौसम में एक से अधिक फसलों का हम उत्पादन कर रहे थे। ये हमें दिखाता है कि हमारी जो कृषि अर्थव्यवस्था है अब उस चरण में प्रवेश कर रही जहाँ पर हम इतने ज़्यादा सरप्लस उत्पादन कर पाएंगे जिससे हम एक नगरीय समाज के खाद्य की आपूर्ति कर पाएंगे, उनके खाद्यान्न की आपूर्ति कर पाएंगे, जिससे नगरीकरण अगले चरण में हो रहा। एक और महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर आप ध्यान में रखिए कि कालीबंगा के अलावा चौथा जो महत्वपूर्ण स्थल है ये बनावली को आप याद रखिए। ये बनावली हरियाणा में है। और एक और स्थल याद रखिए चोलिस्तान जो कि पाकिस्तान में है। इन दोनों जगह से मिट्टी के हल की प्रतिकृति मिल रही है, मिट्टी के हल की प्रतिकृति, यानी ये दोनों भी इस बात को बता रहे हैं, इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी समाज अब हल आधारित कृषि तकनीक की ओर अग्रसर हो गई है। और इससे क्या हो रहा कि आर्थिक अधिशेष में जो वृद्धि यहाँ से शुरू हुई थी, प्राक हड़प्पा काल से शुरू हुई थी, वह आर्थिक अधिशेष में वृद्धि की प्रक्रिया निरंतर जारी है। एक और महत्वपूर्ण आप स्थल को यहाँ पर याद रखिए जो अफगानिस्तान में है, मुंडी गांग। मुंडी गांग से सार्वजनिक भवन के अवशेष मिले हैं और सार्वजनिक भवन के जो अवशेष मिले हैं ये सार्वजनिक भवन के अंतर्गत कई कमरे बने हुए हैं एक घर में। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मुंडी गांग जो है भारत के जो क्षेत्र हैं और मध्य एशिया के जो क्षेत्र हैं उनके बीच ट्रेड सेंटर के रूप में डेवलप हो रहा था। यानी कि जो मैंने कहा कि यहाँ पर 6000 से 3500 BC के बीच जो है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेड हो रहे थे, वो यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में बदल रहे हैं। यानी दीर्घ दूरी का या लंबी दूरी का व्यापार अब शुरू हो रहा और लंबी दूरी का व्यापार शुरू हो रहा तो इसका मतलब है कि समाज धीरे धीरे एक ग्रामीण समाज से नगरीय समाज के रूप में रूपांतरित हो रहा है। और इन्हीं सबों का प्रतिफल है कि 2600 से लेके 1800 BC के बीच जो है भारत में एक नगरीय सभ्यता का विकास होता है, जिस नगरीय सभ्यता को आप सिंधु सभ्यता के रूप में जानते हैं। और इस नगरीय सभ्यता की विशेषता क्या है कि यह नगरीय सभ्यता जो है एक तो प्लान्ड नगर का यहाँ डेवलपमेंट हो रहा, पक्की ईंटों का उपयोग भवनों में किया जा रहा है और ग्रिड पैटर्न पर जो नगरों का निर्माण हो रहा है उसकी प्रक्रिया की शुरुआत यहीं से हो रही है। साथ ही साथ जो जल निकास प्रणाली की बात है, लिपि की बात है, सिंधु सभ्यता के जो मृदभांड है या शहरों में जो कि सिंधु सभ्यता के जो महत्वपूर्ण शहर हैं, जो परिपक्व अवस्था के शहर हैं, जिसमें हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अन्नागार देख रहे हैं। तो अन्नागार तो यहीं पर हम बना रहे हैं, यानी अन्नागार बनाने की जो टेक्निक है उसकी कंटिन्यूटी यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। सार्वजनिक भवन मुंडी गांग में बन रहे हैं और सार्वजनिक भवन मोहनजोदड़ो से मिल रहे हैं, हड़प्पा से मिल रहे हैं। यानी किसी भी नगरीय सभ्यता की जो एक खास विशेषता क्या होती है कि वहाँ पर सार्वजनिक भवन पाए जाते हैं। तो सार्वजनिक भवन के रूप में मोहनजोदड़ो से सभा भवन मिलता है, अन्नागार मिलता है, बृहद स्नानागार मिलता है। तो इस तरह के जो सार्वजनिक जो भवन होते हैं उन भवनों का निर्माण मुंडी गांव में मिले हुए सार्वजनिक भवन की कंटिन्यूटी के रूप में होती है। इसके अलावा देखिएगा कि यहाँ से नए एलिमेंट हमारे सभ्यता में प्रवेश करता है। कांस्य धातु का उपयोग भी हम करने लगते हैं, लिपि का विकास होता है, मोहरों का निर्माण हम करने लगते हैं, मनकी का निर्माण करने लगते हैं। हमारी तकनीक जो है आगे की ओर बढ़ती है और यहाँ से हम कपास का उत्पादन करते हैं और उस कपास के उत्पादन से हम सूती वस्त्रों का निर्माण करते हैं। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया जो है एक नगरीय समाज के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो इस तरह से हमने क्या चर्चा किया कि सिंधु सभ्यता के उत्पत्ति में
जो हमारा क्रमिक सांस्कृतिक विकास है इसका बहुत बड़ा रोल है और इसी क्रमिक सांस्कृतिक विकास के प्रतिफल के रूप में सिंधु सभ्यता का विकास होता है। यानी सिंधु सभ्यता के विकास में भारत के जो प्राकृतिक के पर्यावरण है और उस प्राकृतिक पर्यावरण में रहने वाले लोगों ने जो तकनीकी कौशल का विकास किया अपने स्थानीय पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से सामंजस्य स्थापित करने के लिए, उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है और ये कारण सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति के लिए। लेकिन लास्ट में जब आप निष्कर्ष लिखते हैं, यानी प्रश्न का अगर आप निष्कर्ष लिखने का प्रयास करें तो निष्कर्ष बहुत महत्वपूर्ण है और हमेशा निष्कर्ष से बहुत ही साइंटिफिक तरीके से निष्कर्ष लिखना चाहिए। तो निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे? तो निष्कर्ष में आप यहाँ पर लिखने का प्रयास करें कि इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति स्थानीय प्राकृतिक परिवेश में स्थानीय लोगों द्वारा विकसित तकनीकी एवं संस्कृति के क्रमिक विकास के प्रतिफल के रूप में हुआ। लेकिन यह हो सकता है कि वैचारिक विनिमय के प्रभाव स्वरूप, व्यापारिक संबंध के प्रभाव स्वरूप कुछ विदेशी जो तत्व हैं उसकी भूमिका भी इसमें हो। लेकिन इसके बावजूद सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति के लिए जो कारक हैं वे कारक अपनी मौलिकता का परिचय देते हैं और इस प्रकार सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति भारतीय पारिस्थितिक पर्यावरण में भारतीय लोगों के द्वारा विकसित तकनीकी और विकसित सांस्कृतिक के जो तत्व हैं उसके प्रभाव स्वरूप हुई है। इसलिए सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति अपनी मौलिकता का परिचय देता है। धन्यवाद।